गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ रॉकेट के बारे में। आज हम रॉकेट के बारे में जानेंगे कि उसमें मास और उसमें मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आमतौर पे हम मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए ये समझते हैं कि जो हमारा मास होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन बहुत सी कंडीशन हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर हमारा मास कांस्टेंट नहीं होता। उनमें से हमारा जो रॉकेट है वो भी है। रॉकेट जब लॉन्च पैड पे होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर जितना ज़्यादा जो मास होता है वो होता है क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भरा होता है। उसके फ्यूल के भरे होने की वजह से उसके अंदर मास होता है इनिशियल कंडीशन पे। हम रॉकेट देखते हैं, इट इज द रॉकेट वी आर गोइंग टू हैव इनिशियल कंडीशन में इसका मास m0, वेलोसिटी इसकी v0 रही होगी व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 के केस में। नाउ थोड़ा सा टाइम बढ़ा इसका तो हमारा जो रॉकेट था, रॉकेट जो उड़ रहा था, उसकी वेलोसिटी m और v हो गई इन टाइम t में। टाइम t के अंदर उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। एंड थर्ड केस जो वेलोसिटी होती है, हम अगर बहुत स्मॉल टाइम इक्वल टू टी प्लस डी टी के लिए देखें फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड टाइम, इसमें से रॉकेट में से फ्यूल एक्सक्यूट हो रहा है, तो इसके हम देखते हैं कि मास के अंदर देयर इज अ डिक्रीजमेंट इन सम अमाउंट ऑफ मास। जो कुछ मास था वो डिक्रीज हुआ और वेलोसिटी जो थी v प्लस डी वी, वेलोसिटी में कुछ इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है जब हमारा रॉकेट मूव करता है। नाउ यहां पर एक वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी vg भी होगी, वेलोसिटी ऑफ गैस, क्योंकि वेलोसिटी जो उसके अंदर गैस भरी थी वो भी वेलोसिटी से बाहर निकल रही है उसमें से। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम रहता है, टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। तो इनिशियल लेवल पर जो हमारा मोमेंटम था वो था mv अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू होती है mv इक्वल्स टू जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डिक्रीज हुआ m माइनस डी एम एंड v प्लस डी वी, और साथ ही साथ इसमें हम उस मास को ऐड कर देंगे डी एम इंटू वी जी, जो कि गैस की वजह से आ रहा है। और ये गैस जो है नेगेटिव मैग्नेटिक गैस अपोजिट डायरेक्शन में मास को इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन की इक्वेशन बनती है फॉर द केस ऑफ रॉकेट। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा एवेल्यूट करते हैं हम। एम वी इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई किया हमने एम सिंपली एम बी प्लस एम डी बी डीएम से मल्टीप्लाई किया माइनस डी एम डॉट बी माइनस डी एम डी बी प्लस डी एम नेगेटिव बी जी।
नेगेटिव गैस है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, एम जी इक्वल्स टू ये वैल्यू डी एम और डी बी दोनों बहुत ही छोटे वैल्यू हैं, तो इसीलिए इन दोनों प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट इट। सो जब इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी एम बी प्लस एम डॉट डी बी माइनस बी को आगे ले लेता हूँ बी डी एम, और इसे हम अंदर ही ले लेते हैं माइनस का डी एम बी या फिर माइनस का बी जी डी एम, बी जी डी एम के बराबर। अब देखिए इन्होंने डी एम कॉमन है और मैथ भी अलग है, तो इन्हें थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। वी हैव एम बी इक्वल्स टू एम बी प्लस एम डॉट डी बी और माइनस बी प्लस बी जी डी एम, ये बराबर हमारे पास वैल्यू करके आती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ थिंग दैट एम बी एंड एम बी से एम बी कैंसिल हो गया, जीरो इक्वल्स टू एम डॉट डी बी माइनस बी प्लस बी जी डी एम, इसे हम धर ले जाते हैं, तो एम डॉट डी बी बराबर नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे, तो हमारे पास बी प्लस बी जी डी एम निकल के आता है। नाउ एक छोटी सी बात कि हम बी प्लस बी जी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एंड वेलोसिटी ऑफ गैस एग्जिस्ट आउट को हम दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी टर्म में यू नेगेटिव की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव टर्म आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म बन जाता है एम डॉट डी वी इक्वल्स टू नेगेटिव यू डॉट डी एम के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है। सो व्हाट द वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव इज दिस, एम को हम इधर ले आते हैं, यू को हम इधर ले आते हैं, सो वी हैव डी बी डी यू इक्वल्स टू डी एम एम नेगेटिव, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है यहां तक। फर्स्ट नोट डाउन। हमारे लिए ये वैल्यू निकल के आती है, लेकिन हमारे पास u को हम इधर रखेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, इट बेटर। सो वी हैव डी वी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन को इधर ले जाते हैं और u को ले गए u डी एम अपॉन एम के बराबर वैल्यू मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन में मिली है अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इसे मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूं। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव। तो हमारे पास वैल्यू है डी वी इक्वल टू नेगेटिव यू डी एम अपॉन एम के बराबर वैल्यू निकल के आती है। नाउ वी आर गोइंग टू बी इंटीग्रेट now integrating it both the side, integrating dv from v naught to v and mass from m naught to m, b नॉट से b के लिए m नॉट से m के लिए जब इसे इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या वैल्यू निकलती है, इंटीग्रेशन b नॉट b dv इंटीग्रेशन m नॉट टू m नेगेटिव u dm dm के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। नाउ जैसा हम जानते हैं dv का इंटीग्रेशन b के बराबर होता है, सो
v का इंटीग्रेशन हमारे पास आता है v नॉट v के बराबर, इधर माइनस का u हम बाहर निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो m नॉट m dm m। नाउ इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v नॉट v इक्वल टू माइनस का u, और इसका वैल्यू आता है log e m फ्रॉम m नॉट टू m नॉट से m तक, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। टिल हियर नोट इट डाउन। अब यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, v इक्वल्स टू v नॉट v बराबर नेगेटिव u log e m माइनस log e m नॉट। और जब हम एक log का फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज log e a माइनस log e v इक्वल्स टू log e a अपॉन b, ये log का फॉर्मूला होता है। इसे जब हम लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है v इक्वल्स टू v नॉट v इक्वल टू नेगेटिव u log e m नॉट ओ m नॉट, नेगेटिव साइन यहाँ पर है। अगर हम इस आगे और इस नेगेटिव साइन को हटाना चाहते, नेगेटिव साइन को हम अंदर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है u log e m नॉट m के बराबर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है b माइनस का v नॉट, सो इट्स बिकम u log e m नॉट m, b को इधर ले गए तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है b नॉट प्लस u log e m नॉट y m के बराबर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। नाउ नोट डाउन, जो वैल्यू ये हमें ऑप्टेन हुई है v इक्वल्स टू b नॉट प्लस u log e m नॉट y m। अगर हम log को नीचे log में लिखना चाहें तो हमारे पास v की वैल्यू आती है b नॉट प्लस 2.303 log की पावर 10 m नॉट m के बराबर, log 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो एट टाइम t इक्वल टू 0, जब हमारा टाइम t इक्वल टू 0 होता है तो हमारी b नॉट भी 0 के बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन v की वैल्यू हमारे पास 2.303 log की पावर 10 m नॉट m के बराबर निकल के आती है। ये वैल्यू हमें निकल के आती है इस कंडीशन के अंदर। नोट डाउन। तो इस तरीके से हम रॉकेट की वैल्यू निकालते हैं। एक और टॉपिक हम लेते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम इन कांस्टेंट फोर्स। हाँ, इक्विलिब्रियम इन कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स वो होती हैं जो कि एक पॉइंट पर वर्क कर रही हैं। फोर्स दैट एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट आर कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स। फोर्स दैट एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, दो फोर्स जो कि सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं उन फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स आर कॉल्ड टू बी कांस्टेंट फोर्स। पहले हम एक बॉडी लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट O है,
ये फोर्स F1, ये फोर्स F2। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट फोर्स है या इसका इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो यहाँ पर होगा वो R बोला हमने, तो R की वैल्यू हमारे पास आती है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर आती है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर आती है। नाउ अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है R की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, R वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए। और R हमारा 0 के बराबर होगा तो कंडीशन F वेक्टर 1 प्लस F वेक्टर 2 डेट बिकम इक्वल्स टू F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। ये कंडीशन होगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन की, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। नेक्स्ट हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट नोट डाउन, हमारे पास एक पॉइंट है, वी आर गोइंग टू हैव अ पॉइंट हियर। इस तरीके से हमारी ओ ए बी, यहां से ए बी सी, इस तरीके से हमारी तीन फोर्स एक्ट कर रही हैं, F1, F2 एंड F3 वेक्टर। ये फोर्स हमारी एक्ट कर रही हैं। नाउ हम यहां देख रहे हैं, हम एक छोटा सा काम करेंगे इसके लिए कि इस C को यहां से हम एक्सटेंड करेंगे जितना ये डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे C डैश, और इससे यहां से यूं और यहां से यूं कनेक्ट कर देंगे। तो नाउ ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी, ये कंडीशन सेकंड है। तो वी हैव ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। हमारा ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ एओ और ओबी जो है बराबर हो जाएंगे हमारे, एओ एंड ओबी जो है हमारे बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, ओ सी डैश वेक्टर के बराबर हो जाएंगे। और हमने जैसा आपको एक बात हमने पहले बोल दी है, ये ओ सी वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है ओ सी डैश वेक्टर के, इक्वल एंड अपोजिट है इसके। नाउ ये हमारे पास कंडीशन बनके आती है। नाउ हम OC को दोनों साइड ऐड कर देते हैं, एडिंग OC वेक्टर बोथ द साइड, दोनों साइड OC वेक्टर ऐड कर दिया हमने, तो क्या बनता है हमारे पास, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इक्वल्स टू OC डैश वेक्टर और OC वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो जैसा हम जानते हैं कि OC और OC डैश जो हैं, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो ऐसी कंडीशन में AO हमारा F1 है, F1 वेक्टर, OB हमारा F2 वेक्टर है, OB हमारा F3 वेक्टर इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हमारी तीनों फोर्सेज जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगी। ऑल द फोर्स आर गोइंग टू बी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रही हो, नंबर ऑफ फोर्स, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर 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 प्लस Fn वेक्टर इक्वल टू 0। और जिस तरीके से तीन फोर्स हैं, उसके अलावा भी और भी ज़्यादा फोर्स हों तो सबका वेक्टर सम 0 के बराबर आएगा। और ये हमारी तीन डायमेंशन में भी हो सकती हैं, फॉर x
एक्स डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं f1x प्लस f2x f3x प्लस टेस्ट टेस्ट fn x इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं f, हाँ फॉर y डायरेक्शन के लिए और इक्विवेलेंट कंडीशन में है तो f1y प्लस f2y प्लस टेस्ट fny इक्वल टू 0। एंड फॉर द z डायरेक्शन के लिए f2y वेक्टर तो f1y से करेंगे f1y प्लस f2y वेक्टर प्लस टेस्ट fny वेक्टर इक्वल टू 0। f y ले लिया, यहाँ z आना चाहिए सब जगह, यहाँ z z z z। तो तीनों डायरेक्शन में हमारी फोर्स होगी इक्विवेलेंट कंडीशन में रहेगी। इन ऑल द कंडीशन द फोर्स इज गोइंग टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से ये हमारी कॉन्ग्रुएंट फोर्स रहती हैं। नोट डाउन।